आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम D+B TGT मैथ्स मेल सेकंड शिफ्ट के अगले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, विच इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ डबल इंटीग्रल। इनमें से डबल इंटीग्रल की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। ऑप्शन ए है एरिया प्रॉपर्टी। हमें पता है डबल इंटीग्रल की एरिया प्रॉपर्टी होती है क्योंकि जो एरिया होता है वो डबल इंटीग्रल से हमारा निकलता है। जैसे मान लो कोई सरफेस एस है तो उसका जो एरिया है वो हमारा निकलेगा डबल इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस एस। मान लो फंक्शन फाई है तो फाई इंटू डी एस, इससे हमारा उसका एरिया निकल जाता है। तो एरिया प्रॉपर्टी डबल इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है। एडिटिव प्रॉपर्टी भी डबल इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है और लीनियरिटी प्रॉपर्टी भी डबल इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है। ये डबल इंटीग्रेशन और लाइन इंटीग्रल ये एरिया एडिटिव प्रॉपर्टी और लीनियरिटी प्रॉपर्टी ये डबल इंटीग्रल की भी प्रॉपर्टी होती हैं और ये लाइन इंटीग्रल की भी प्रॉपर्टी होती हैं और ये ट्रिपल इंटीग्रल की भी प्रॉपर्टी होती हैं। यानी एडिटिव लीनियरिटी ये इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती हैं। बट जो एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती हैं ये कभी भी इंटीग्रल की प्रॉपर्टी नहीं होती हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आएगा। मैं एक बार लिख देता हूँ। एक तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये इंटीग्रल की प्रॉपर्टी नहीं होती हैं। इसके अलावा जो एरिया है ये डबल इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है। वॉल्यूम ट्रिपल इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है। एडिटिव लीनियरिटी ये इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है। तो इसका आंसर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आएगा क्योंकि यहाँ पूछा गया है कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती डबल इंटीग्रल की, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं। ऑल ऑफ द कंप्यूटेशनल साइंस इज बिल्ट ऑन। हमें बताया ना कि जो कंप्यूटेशनल साइंस होती है वो नीचे दिए हुए ऑप्शन में से किस थ्योरम पर वो बिल्ट होती है, यानी किस थ्योरम से वो बनी हुई होती हैं या किस थ्योरम का उसमें यूज होता है कंप्यूटेशनल साइंस में। तो देखो इसका आंसर टेलर थ्योरम है क्योंकि जो टेलर थ्योरम होती है उसका यूज होता है डाटा एनालिसिस में। मैं लिख देता हूँ एक बार। टेलर थ्योरम का यूज होता है एक तो डाटा एनालिसिस में और डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में। फिजिक्स में इसका यूज होता है, इंजीनियरिंग में होता है, और जो फ़ोन होते हैं हमारे जैसे सेल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, इनमें टेलर थ्योरम का यूज होता है। और जितना भी कंप्यूटेशनल जो काम होता है जो कि कंप्यूटर के डाटा कोडिंग वगैरह से रिलेटेड जो भी काम होता है उसमें टेलर थ्योरम का यूज होता है। रिमाइंडर थ्योरम का यूज कहाँ होता है। रिमाइंडर थ्योरम का यूज होता है अगर एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड दिया जाता है तो क्या रिमाइंडर आता है, इस चीज़ को बताने के लिए रिमाइंडर थ्योरम का यूज होता है। रोल्स थ्योरम का यूज कहाँ होता है। रोल्स थ्योरम का यूज होता है प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री की मैक्सिमम हाइट बताने में। जैसे मान लो कोई ये एक प्रोजेक्टाइल है तो इसकी जो मैक्सिमम हाइट होती है इसको बताने में हमारे यूज होता है रोल्स थ्योरम का। और रोल्स थ्योरम का यूज हमारा ट्रैफिक इंजीनियरिंग में भी होता है। मीन वैल्यू थ्योरम का यूज कहाँ होता है। मीन वैल्यू थ्योरम का यूज होता है स्पीडोमीटर की
एक्यूरेसी टेस्ट करने में। और ये हमें बताती है, जैसे मान लो किसी पर्सन ने 1 घंटे में 50 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, 1 घंटे में, इन 1 आवर में उसने मान लो 50 घंटे की डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो एक ना एक ऐसा टाइम आएगा जब उसकी स्पीड एक्यूरेट 50 किलोमीटर पर आवर होगी, 50 किलोमीटर पर आवर होगी। ये फैक्ट भी हमें मीन वैल्यू थ्योरम यानी कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम बताती है कि अगर कोई व्यक्ति 1 घंटे में 50 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो एक ऐसा कम से कम एक ऐसा पॉइंट आता है, यानी कम से कम एक ऐसा टाइम आता है जिस टाइम पर उस पर्सन की स्पीड एक्यूरेट 50 किलोमीटर पर आवर होती है। तो ये हमारी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम बताती है। तो इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है वो टेलर्स थ्योरम, क्योंकि टेलर्स थ्योरम का यूज कंप्यूटेशनल एनालिसिस में होता है, कंप्यूटेशनल साइंस में होता है। क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं। अ वेक्टर फील्ड इन आर एन इज अ फंक्शन। ये कह रहा है कि एक वेक्टर फील्ड है एफ, यानी एफ कोई वेक्टर फील्ड है, वो फंक्शन होगी। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो देखो हमें पता है कि कोई भी फंक्शन होता है, तो मान लो कोई एफ वेक्टर कोई फंक्शन है, तो उसके लिए एक तो डोमेन चाहिए और यहाँ पर वो कोडोमेन होता है, कोडोमेन। ये होता है कि कोई भी फंक्शन है तो उसका डोमेन से कोडोमेन पर वो इस तरीके से लिखा जाता है, डोमेन एरो लगा के कोडोमेन, इस तरीके से हम उस फंक्शन को लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए में यहाँ पर सिर्फ हमें वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर हमें डोमेन नहीं दी है, कोडोमेन दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर ऑप्शन सी को देखा जाए, वेक्टर फंक्शन आर एन सच दैट लिखा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होता है, ये सच दैट का निशान पहले लगता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है, यानी ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन डी को देखें तो एफ वेक्टर 10 to 0, ये भी फंक्शन को लिखने का तरीका नहीं है, तो ये ऑप्शन बी है, वही फंक्शन को लिखने का करेक्ट तरीका है। इसमें कोई हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है इनमें से कौन सा करेक्ट तरीका लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर आ जाएगा एफ वेक्टर, यानी कोई वेक्टर फंक्शन है एफ वेक्टर सच दैट आर एन टू आर एन, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यानी हमें बताना कि अगर कोई वेक्टर फंक्शन है तो उसे किस तरीके से लिखा जाएगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर फील्ड। इनमें से कौन सी वेक्टर फील्ड की प्रॉपर्टी नहीं है? देखो ग्रेडियंट फील्ड ये वेक्टर फील्ड होता है, ये वेक्टर फील्ड की प्रॉपर्टी है, आपको पता है। ग्रेडियंट फील्ड जो होता है, ग्रेड कैसे निकलता है? डेल फाई से किसी का भी ग्रेड निकलता है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जो ये फील्ड होगा ग्रेडियंट फील्ड, वो एक वेक्टर फील्ड होता है, ये ऑप्शन सही। यानी ग्रेडियंट फील्ड हमारी एक वेक्टर फील्ड होती है। जो रेडियल फील्ड होती है वो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये जो रेडियल फील्ड है वो भी वेक्टर फील्ड की प्रॉपर्टी होती है। रोटेशनल फील्ड भी वेक्टर फील्ड की प्रॉपर्टी होती है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन यहाँ पर इसमें ये ऑप्शन हमारा दिया हुआ है जो वेक्टर फील्ड की प्रॉपर्टी नहीं होती है। एक्चुअली में तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होती है हमारी, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये भी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पर वेक्टर फील्ड की प्रॉपर्टी होती हैं, बट यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड को ही माना गया है, क्योंकि इनमें तो क्लियर पता होता है कि ये केवल वेक्टर क्वांटिटी होती है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड ये टर्म आ गई है, इस वजह से इसको ऑप्शन माना गया है। होने को तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन यहाँ D+B ने इसे वेक्टर फील्ड की प्रॉपर्टी नहीं माना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को करते हैं। द मल्टी वेरिएबल चेन रूल इज। इनमें से मल्टी वेरिएबल चेन रूल कौन सा है हमें बताना है।
देखो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए लिखा हुआ है डी एफ ओवर डी एक्स इजकल टू डी एफ ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स। तो ये एक चेन रूल का सही तरीका लिखा हुआ है, क्योंकि मल्टी वेरिएबल चेन रूल इसी तरीके से लिखा जाता है। जैसे हमें f को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो इसे लिखेंगे डी एफ ओवर डी एक्स। तो इसे हम डी एफ ओवर अदर वेरिएबल डी टी के अदर वेरिएबल t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे और फिर t को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ये यहाँ पर सही तरीका लिखा हुआ है। इसको देखते हैं b को, ये ऑप्शन ए का है तो ये तो सही है। ऑप्शन बी को देखते हैं, ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है डी एक्स ओवर डी टी इजकल टू डी एफ ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स। देखो यहाँ से डी टी से डी टी कैंसिल करेंगे तो डी एफ ओवर डी एक्स आएगा, जबकि यहाँ पर लेफ्ट साइड की तरफ डी एक्स ओवर डी टी है। तो ये तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, क्योंकि अगर यहाँ पर एफ होता तो ये सही होता। यहाँ तो लेफ्ट साइड में तो डी एक्स ओवर डी टी है और राइट पे हमें मिलेगा डी एफ ओवर डी एक्स, जो कि गलत है। तो ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन सी को चेक करते हैं। ऑप्शन सी है डी वाई ओवर डी एफ इजकल टू डी एफ ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी वाई। देखो यहाँ से डी टी कैंसिल तो हमें डी एफ ओवर डी वाई मिल रही है, जो कि गलत है। लेफ्ट साइड तो डी वाई ओवर डी एफ है, राइट पे मिल रहा है डी एफ ओवर डी वाई, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन डी को चेक करते हैं। ऑप्शन डी डी एफ ओवर डी एक्स इजकल टू डी एक्स ओवर डी एफ इंटू डी एफ ओवर डी टी। तो यहाँ से डी एफ से डी एफ कैंसिल तो डी एक्स ओवर डी टी बनेगी, यानी लेफ्ट साइड तो डी एफ ओवर डी एक्स आ रहा है और राइट साइड पे बनेगी वैल्यू डी एक्स ओवर डी टी, जो कि गलत है। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल आनी चाहिए, जो कि नहीं आ रही। तो ये तीन ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये मल्टी वेरिएबल चेन रूल लिखने का सही तरीका है, ऑप्शन ए। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सपोज दैट एफ एक्स हैज़ अ डेरिवेटिव on interval open interval a comma b is continuous on closed interval a comma b and f of a is equal to f of b, then at some value c belong to open interval a comma b f dash c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a। यहाँ पे हमें दिया हुआ है, पहली कंडीशन दी हुई है कि एफ एक्स हैज़ डेरिवेटिव ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, यानी कि इसका मतलब है हमें दिया हुआ है एफ एक्स हैज़ आ डेरिवेटिव ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। दूसरी कंडीशन हमें क्या दी हुई है, और दूसरी कंडीशन दी हुई है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। और यहाँ पर हमें तीसरी कंडीशन क्या दी हुई है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, देन एट सम वैल्यू सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी हमें क्या दिया हुआ है, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए, ये हमें दिया हुआ है। तो हमें बताना कि इनमें से कौन सी थ्योरम की स्टेटमेंट होती है। तो देखो कुछ कैंडिडेट कंफ्यूज होके थर्ड पॉइंट को देखकर, थर्ड कंडीशन को देख के कि एफ ऑफ ए इजकल टू एफ ऑफ बी है, वो गलती से रोल्स थ्योरम को करेक्ट आंसर मान लेंगे, लेकिन ये आंसर गलत है। मैं आपको बता दूं, जो रोल्स थ्योरम है वो एक मीन वैल्यू थ्योरम का ही एक पर्टिकुलर केस होता है कि कब अगर एफ ऑफ ए इजकल टू एफ ऑफ बी हो जाता है तब एफ ऑफ, देखो वैसे तो हमें पता है कि मीन वैल्यू थ्योरम की जो स्टेटमेंट होती है उसमें एफ डैश सी इजकल टू होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, लेकिन अगर इसमें अगर एफ ऑफ ए इजकल टू एफ ऑफ बी बन होता है तो उस केस में एफ डैश सी की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अगर बराबर है तो कैंसिल होके उनकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर ऊपर 0 हो तो नीचे
न्यूमरेटर में b माइनस ए होगा तो 0/b माइनस ए उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो एफ डैश सी हमारा 0 आ जाएगा। अब आप देखो ये जो एफ डैश सी 0 कब होता है, रोल्स थ्योरम में, और मीन वैल्यू थ्योरम में केवल ये होता है। तो ये जो रोल्स थ्योरम है वो मीन वैल्यू थ्योरम का ही एक पर्टिकुलर केस है, क्योंकि जब मीन वैल्यू थ्योरम में एफ ऑफ बी इजक्वल टू एफ ऑफ ए होगा तो ऑटोमेटिक एफ डैश सी इजक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो करेक्ट आंसर हमारा ये माना जाएगा, मीन वैल्यू थ्योरम। अगर ये आ जाता है क्वेश्चन तो रोल्स थ्योरम करेक्ट आंसर नहीं माना जाएगा, मीन वैल्यू थ्योरम माना जाएगा, क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम में केवल हमें 2 कंडीशन चाहिए, तीसरी कंडीशन की ज़रूरत नहीं होती। अगर तीसरी कंडीशन आ जाए तो वो मीन वैल्यू थ्योरम रोल्स थ्योरम का एक केस बन जाता। तो जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो रोल्स थ्योरम में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ जो मानी जाएगी वो मीन वैल्यू थ्योरम, क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम का ही एक पर्टिकुलर केस रोल्स थ्योरम होता है। तो करेक्ट आंसर मीन वैल्यू थ्योरम मानी जाएगी। टेलर थ्योरम क्या होती है? टेलर थ्योरम को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक इसमें नई जो है वो न्यूटन्स थ्योरम। इस न्यूटन थ्योरम को मैं बता देता हूँ, ये न्यूटन थ्योरम हमारी क्या होती है। मैं आपको न्यूटन्स थ्योरम के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। न्यूटन्स थ्योरम क्या होती है, क्योंकि ऑप्शन ए में न्यूटन्स थ्योरम दी हुई है। तो न्यूटन्स थ्योरम क्या होती है मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। न्यूटन्स थ्योरम ऑफ क्वाड्रिलेटरल मैं आपको बता देता हूँ। इन एवरी क्वाड्रिलेटरल अदर देन रोम्बस द सेंटर ऑफ इंसेंटर लाइन ऑन न्यूटन्स लाइन, ये इसकी स्टेटमेंट होती है। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। क्या कह रहा है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो रोम्बस नहीं होनी चाहिए, रोम्बस के अलावा कोई और हो, क्योंकि रोम्बस में 2 पेयर पैरेलल साइड के होते हैं। जैसे कोई भी ले लो जिसमें एक पेयर चल सकता है पैरेलल का, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसमें जो इसका इंसेंटर होता है, जो इसका इंसेंटर होता है उसका जो सेंटर होता है, इंसेंटर का सेंटर, वो न्यूटन्स लाइन पर लाई करता है। अब ये न्यूटन्स लाइन क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज करो ये हमारे पास क्वाड्रिलेटर और ये इसका डायगनल है, ये एक डायगनल है और ये एक इसका डायगनल है। इस डायगनल का मिड पॉइंट मान लो ये है और इस डायगनल का मिड पॉइंट ये है। तो इन दोनों को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है ना, डायगनल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको कहते हैं न्यूटन्स लाइन। ये न्यूटन्स लाइन है। यानी इस डायगनल, जैसे ये डायगनल ए बी सी डी है, ए सी का मिड पॉइंट मान लो ये हमारे पास ई, और डी बी का मिड पॉइंट या बी डी का मिड पॉइंट मान लो हमारे पास एफ है, और जी इसका इन सेंटर जो उसका सेंटर है, इन सेंटर का सेंटर। तो जो ये इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो ये लाइन है ना, ई एफ को ज्वाइन करने वाली, इसको कहते हैं न्यूटन्स लाइन। तो जो ये इन सेंटर होता है, इसका जो सेंटर है ये न्यूटन्स लाइन पर लाई करेगा। कब? अगर ये क्वाड्रिलेटरल रोम्बस के अलावा कोई और क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसमें बस एक मैक्सिमम एक पेयर हो सकता है पैरेलल साइड का। इस तरीके के जो भी क्वाड्रिलेटरल है जिस उसमें जो डायगनल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको कहते हैं न्यूटन्स लाइन। तो उस क्वाड्रिलेटरल का इन सेंटर हमेशा न्यूटन्स लाइन पर लाई करेगा। ये होती है न्यूटन्स थ्योरम, न्यूटन्स थ्योरम। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, द सरफेस इंटीग्रल of a function over a surface bounded by a closed surface is equal to line integral of particular vector function around the surface is। हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है कौन सी थ्योरम की स्टेटमेंट है। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ अ फंक्शन ओवर अ सरफेस बाउंडेड बाय ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ द पार्टिकुलर वेक्टर फंक्शन अराउंड द सरफेस इज। तो देखो ये आपको स्टेटमेंट पढ़ते ही समझ में आ गई होगी ये किस थ्योरम की स्टेटमेंट है। थोड़ा मैं मैथमेटिकली आपको समझा देता हूँ ये क्या कहना चाहती है। ये कहना चाहते हैं कि जो सरफेस इंटीग्रल यानी डबल इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस, द कर्ल एफ यानी कर्ल एफ, कर्ल ऑफ फंक्शन एफ
डॉट एन कैप इंटू डी एस इजक्वल टू वो किसके होती है, वो हमें पता है, वो लाइन इंटीग्रल अराउंड अ क्लोज कर्व सी एफ डॉट डी आर के बराबर होती है। तो ये कौन सी थ्योरम की स्टेटमेंट है, किस थ्योरम की स्टेटमेंट है ये आपको पता है, ये स्टोक्स थ्योरम की स्टेटमेंट है। क्योंकि आपको पता है जो स्टोक्स थ्योरम होती है वो सरफेस इंटीग्रल का लाइन इंटीग्रल के साथ रिलेशन बताती है। तो आपको बस ये देखना है सरफेस इंटीग्रल और इधर लाइन इंटीग्रल है, तो ये कौन सी थ्योरम बताती है, ये स्टोक्स थ्योरम बताती है। और स्टोक्स थ्योरम का ही पर्टिकुलर केस होता है ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम कब, स्टोक्स थ्योरम कब ग्रीन थ्योरम बन जाती है, अगर जो ये सरफेस है वो एक्स वाई प्लेन में लिया जाए और नॉर्मल जो होता है, जो एन कैप होता है, ये पैरेलल हो जेड एक्सिस के, तो ये स्टोक्स थ्योरम ही ग्रीन्स थ्योरम बन जाती है। तो यहाँ जो ग्रीन्स थ्योरम की स्टेटमेंट तो आपको अलग से दिख जाती है, उसकी स्टेटमेंट आपको पता है, ये होती है लाइन इंटीग्रल सी एफ वन डी एक्स प्लस एफ टू डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन एस डेल ओवर डेल एक्स एफ टू माइनस डेल ओवर डेल वाई एफ वन डी एक्स डी वाई होती है इसकी स्टेटमेंट। तो ये तो बिल्कुल अलग है, ये नहीं है। तो आपको पता है बाकी दो ही थ्योरम होती हैं जो सरफेस इंटीग्रल का लाइन इंटीग्रल के साथ रिलेशन बताती हैं, एक स्टोक्स थ्योरम होती है और एक ग्रीन्स थ्योरम होती है। तो ग्रीन्स थ्योरम की तो स्टेटमेंट नहीं है, तो ये एक स्टोक्स थ्योरम की स्टेटमेंट है। बाकी जो गॉजी डाइवर्जेंस थ्योरम होती है ये रिलेशन बताती है सरफेस इंटीग्रल का वॉल्यूम इंटीग्रल के साथ। तो इसका जो आंसर है वो स्टोक्स थ्योरम आएगा। और टेलर थ्योरम की स्टेटमेंट क्या होती है, एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एफ ऑफ ए प्लस एच होता है एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एन सो ऑन प्लस एच टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल एफ टू द पावर एन माइनस 1 ए प्लस एच टू द पावर एन 1 माइनस थीटा टू द पावर एन माइनस पी डिवाइडेड बाय पी एन माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू में एफ टू द पावर एन ए प्लस थीटा एच होता है, ए प्लस थीटा एच यहाँ लिख देता हूँ। तो ये होती है टेलर्स थ्योरम की स्टेटमेंट, जहाँ थीटा एक रियल नंबर होता है बिटवीन 0 एंड 1 और यहाँ पर पी एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। ये टेलर थ्योरम की एक्सपेंशन मैंने यहाँ लिखी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को करेंगे, तो एक बार इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द मैक्लेरियन सीरीज आर यूज टू अप्रोक्सीमेट दी। देखो मैं एक बार आपको मैक्लेरियन एक्सपेंशन क्या होती है वो बता देता हूँ। मैक्लेरियन एक्सपेंशन होती है एफ एक्स इजकल टू एफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्र अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जीरो प्लस एन सो ऑन। ये होती है हमारी मैक्लेरियन एक्सपेंशन। अगर इसी मैक्लेरियन एक्सपेंशन को या मैक्लेरियन सीरीज को हम गामा के रूप में लिखें तो ये होगी हमारी मैक्लेरियन सीरीज फॉर गामा। मैक्लेरियन सीरीज फॉर गामा, गामा बीटा इज इक्वल टू गामा जीरो प्लस बीटा गामा डैश जीरो प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल गामा डबल डैश जीरो प्लस बीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल गामा ट्रिपल डैश जीरो प्लस एन सो ऑन। ये हमारी
मैक्लेरियन सीरीज फॉर गामा होती है। इसमें क्या होता है, जो एक्स है वो हमारा बीटा में चेंज हो जाता है और जो हमारा एफ है वो गामा में चेंज हो जाता है। तो ये मैक्लेरियन सीरीज फॉर गामा कहलाती है। और ये जो गामा होता है वो लॉरेंट्ज फैक्टर होता है, लॉरेंट्ज फैक्टर गामा। तो इसका जो आंसर है वो लॉरेंट्ज फैक्टर गामा आएगा। मैक्लेरियन सीरीज आर यूज टू अप्रॉक्सीमेट लॉरेंट्ज फैक्टर गामा। ये इसका आंसर है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 को करते हैं। अ कंटिन्यूस फंक्शन v इज सेड टू बी नेगेटिव डेफिनेट इफ। ये हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए v इज पॉजिटिव डेफिनेट, b इज नेगेटिव डेफिनेट, सी ए माइनस v इज पॉजिटिव डेफिनेट, डी ए माइनस v इज नेगेटिव डेफिनेट। नेगेटिव डेफिनेट कंटिन्यूअस फंक्शन, इसकी डेफिनेशन होती है अ फंक्शन v is said to be negative definite if minus v is positive definite। तो देखो इसका आंसर ऑप्शन सी। वैसे अगर इसमें अंदाजे से भी देखा जाए तो v अगर नेगेटिव डेफिनेट है तो माइनस v पॉजिटिव डेफिनेट होगा। तो वैसे ऑप्शन से भी हमें पता चला है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, माइनस v इज पॉजिटिव डेफिनेट। तो इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 को करते हैं। टेलर्स थ्योरम इज नॉट यूज टू स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ। ऑप्शन ए ऑन सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑप्शन बी इवेल्युएटिंग डेफिनेट इंटीग्रल, अंडरस्टैंडिंग द ग्रोथ ऑफ फंक्शन, अंडरस्टैंडिंग एसिम्प्टोटिक बिहेवियर। देखो जो टेलर थ्योरम है वो किसी फंक्शन की एक्सपेंशन करने के लिए यूज होती है। यानी टेलर थ्योरम से हम किसी भी फंक्शन की एक्सपेंशन कर सकते हैं। जैसे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन एक्स है, कॉस एक्स है, टेन एक्स है, इस तरीके से ई टू द पावर एक्स है, ए टू द पावर एक्स है। यानी इस तरीके से कोई भी फंक्शन है, लॉग एक्स वगैरह जो भी है उनकी एक्सपेंशन की जाती है टेलर्स थ्योरम से। और टेलर थ्योरम की हेल्प से हम किसी फंक्शन को सॉल्व नहीं करते हैं, फंक्शन की एक्सपेंशन करते हैं। तो जो यहाँ पर ऑप्शन ए है वो है ऑन सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में टेलर थ्योरम का यूज़ नहीं कर सकते। हम उसको किसी फंक्शन को एक्सपेंड करने में तो टेलर थ्योरम को यूज किया जा सकता है, लेकिन किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या किसी इक्वेशन को सॉल्व करने में उसको यूज नहीं किया जाता। इवेल्युएटिंग डेफिनेट इंटीग्रल को इवेल्युएट करने में हेल्प की जा सकती है। जैसे सपोज करो कोई इंटीग्रेशन है हमारे पास 1 माइनस एक्स, लिमिट हमें दी हुई है, जैसे यहाँ पर 0 to 5 दी हुई है सपोज करो। तो इसको हम टेलर थ्योरम की हेल्प से इसको एक्सपेंड करके तब उसको सॉल्व करके उसमें लिमिट लगा के इसका आंसर निकाल सकते हैं। यानी कि हम इसको एक्सपेंड करके टेलर थ्योरम की हेल्प से और तब इसे डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये तो सही है। अंडरस्टैंडिंग द ग्रोथ ऑफ फंक्शन, किसी फंक्शन की ग्रोथ को समझने में भी इसका यूज किया जा सकता है। अंडरस्टैंडिंग एसिम्प्टोटिक बिहेवियर, इसमें भी यूज किया जा सकता है। पर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में टेलर थ्योरम को यूज नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आज हमने D++BTGT मैथ्स में शिफ्ट सेकंड के अगले क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।